हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, इसका एक टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, आज है सेकंड टॉपिक। और सेकंड टॉपिक में मैंने लिया है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, और वो है हमारा सबसिस्टेंस क्राइसिस। क्वेश्चन यहाँ से एक आता ही आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस, या हाउ द सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंड इन फ्रांस। कैसे सबसिस्टेंस क्राइसिस आए फ्रांस में। तो इससे पहले की वीडियो आप जो है वो ध्यान से देखेंगे तो ये इंटरलिंक्ड है बेटा एक दूसरे से, कि कैसे जो है वो सबसिस्टेंस क्राइसिस आए थे फ्रांस में। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसिस्टेंस क्राइसिस इसलिए आए बच्चों, एक तो लुई 16 ने क्या सोचा कि जब उसके पास सारा का सारा जो ट्रेजरी था वो ड्रेन आउट हो गया, उसने सारा का सारा ट्रेजर जो था वो खर्च कर दिया, जो भी पैसा था उसके पास। अब उसने सोचा कि कुछ एक टैक्सेस बढ़ाए जाएं थर्ड स्टेट के ऊपर, क्योंकि एक थर्ड स्टेट ही था जो सबसे ज़्यादा टैक्सेस देता था। तो वो टैक्सेस देता था और उसने सोचा कि इसी के टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे। और जब टैक्सेस बढ़ाए गए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी वो फेस कर रहा था उस टाइम फ्रांस। क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था? सबसे पहले तो फ्रांस में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही, डे बाई डे वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। और इस पे मैंने कुछ डेट मेंशन करी है। हम 1715 की बात करें तो फ्रांस में तब वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 23 मिलियन थी। ठीक है, और 1789 तक आते आते जो है इसकी पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई? 28 मिलियन। सो एकदम से आपकी 5 मिलियन जो है दैट हैज टू बी क्रॉस्ड, और इसका इम्पैक्ट फ्रांस के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी बेटा उसका इम्पैक्ट आपकी कंट्री में पड़ेगा ही पड़ेगा। आप उन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने शुरू कर देते हो जो आपकी कंट्री के हैं। आपको हर चीज़ शेयर करनी पड़ती है क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होते ही वहाँ पे इंक्रीज हो गई डिमांड। डिमांड का इंक्रीज होने का मतलब है कि वहाँ पे जो है लोग जब बढ़ेंगे तो उनकी खाने पीने की चीज़ों की डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे आपके घर में ही है, आपके घर में अगर आप 3 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं, आपका 10 किलो आटा लग रहा है एक महीने का, लेकिन जब आप जो है आपके घर में 5 की जगह पे 10 लोग हो जाते हैं तो क्या होता है, वो 10 किलो के आटे की जगह पे आपको 20 किलो आटा जो है वो एक महीने का लग जाता है। तो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? उसी तरह से दाल सब्जी रोटी सब की सब चीज़ों की हमें जो है वो पॉपुलेशन के इंक्रीज होते ही डिमांड भी इंक्रीज होने लगती है। सेम फ्रांस में क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज होने लगी कि चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन अनलकीली वहाँ पे मार्केट में प्रोडक्शन कम थी, पीछे से सामान बन के आ ही नहीं रहा था। सामान तो उतना ही बन रहा था लेकिन पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, जिससे कि क्या हुआ, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है बेटा और सामान कम आ रहा है तो एकदम से आपके प्राइस हो जाते हैं इंक्रीज, और प्राइस हो गए इंक्रीज आपकी चीज़ों के। और वो प्राइस जो कि आपकी डेली लाइफ रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ब्रेड बटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो एक नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, और वो चीज़ें इंक्रीज होने लगी और इसका इम्पैक्ट फ्रांस पे पड़ता जा रहा था। एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन के इंक्रीज होते ही डिमांड बढ़ने लगी, चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी। लोगों को खाने पीने की चीज़ें चाहिए थी, लेकिन पीछे से सप्लाई नहीं हो रही है, चीज़ें उतनी बनी नहीं रही है चीज़ें जितनी लोगों को चाहिए। जब सप्लाई नहीं हो पाती है, डिमांड पूरी नहीं हो पाती है लोगों की, तो क्या करते हैं, प्राइस उसके बढ़ा दिए जाते हैं। जब प्राइस बढ़ा दिए गए तो लोगों की जो नेसेसिटी थी, जो ज़रूरतें थी और जो उनकी बेसिक नीड्स थी वो भी पूरी नहीं हो रही थी। ब्रेड बटर के जो थे वो रेट बढ़ने लगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ थी? चलो ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, प्रोडक्शन जो थी वो लेस थी, आपने प्राइस बढ़ा दिए चीज़ों के, लेकिन आपने तनख्वाह बढ़ाई लोगों की? नहीं। उनके फिक्स्ड वेजेस थे, फिक्स्ड वेजेस मतलब सैलरी वही की वही थी, लोगों की सैलरी नहीं इंक्रीज करी, लोगों के सिर्फ प्राइस इंक्रीज करे। सेम एज हैपन टुडे। क्या हो रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन आमदनी तो उतनी है लोगों की, उनकी थोड़े ना है कि जो कोई 20,000 कमा रहा है तो उसकी 20,000 ही इनकम है, इससे ज़्यादा, इससे उसकी पेट्रोल का डीजल का रेट बढ़ा तो इससे थोड़े ना कि उनकी 20 की जगह पे 40,000 हो गई सैलरी। नो, सेम एज हैपन फ्रांस।
फ्रांस में भी ऐसा ही हो रहा था, लोगों की सैलरी कहीं भी इंक्रीज नहीं हो रही थी बेटा, उनका फिक्स था, पैसा उनको उतना ही मिल रहा था, जॉब में सैलरी में पैसा फिक्स था, लेकिन प्राइस बढ़ रहे थे। अब उस पैसे में गुजारा करना इम्पॉसिबल होता जा रहा था उनके। अब क्या हुआ कि गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच पर्सन, गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच पर्सन कैसे होता है? रिच को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अमीर लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रेट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि उस पैसे के लिए, उस पैसे से वो हर चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट पड़ता है पुअर पर्सन पे, मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर। उनके लिए पूरा बजट जो है, पूरे मंथ का बजट जो है वो हिल जाता है। सो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का असर जो है, पॉपुलेशन का बढ़ना, डिमांड का इंक्रीज होना, प्राइस का इंक्रीज होना या फिक्स सैलरी होना, इन सब का फर्क जो है वो किसको पड़ रहा था? पुअर पर्सन पे पड़ रहा था। इसकी वजह से सोसाइटी में दो गुट बन गए, गैप आ गया किसके बीच में? गरीब और अमीर के बीच में। अमीर जो थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, दे नेवर टू बी रेज द वॉइस अगेंस्ट इट, कभी आवाज़ नहीं उठाते थे, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कौन आवाज़ उठाएगा? एक पुअर पर्सन, एक मिडिल क्लास पर्सन जिसका पूरा का पूरा बजट हिल रहा है, वही आवाज़ उठाएगा ना इसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो है वो सोसाइटी में गैप आ गया गरीब और अमीर के बीच में। और द सिक्स्थ इज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हुआ उसी दौरान इन सब चीज़ों के साथ साथ नेचर भी अगेंस्ट थी ह्यूमन बीइंग के, और जिसका असर जो था वो फिर से गरीब के ऊपर पड़ रहा था। क्या बेटा? कि उसी टाइम पे ड्राउट, हेल स्टॉर्म, जो नेचर थी वो भी डिस्ट्रक्शन कर रही थी आपकी फसलों का। तो किसान जो थे उनकी फसलें जो थी वो डे बाई डे डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो फसलों से भी कुछ नहीं आ रहा था, कुछ उगा नहीं पा रहे थे, कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बारिश हो जाती थी इतनी, कभी हेल स्टॉर्म पड़ जाते थे, आंधी तूफान, और आपकी फसलें जो थी वो सारी डैमेज हो जाती थी। तो इसका भी जो है वो फर्क पड़ रहा था। तो इस वजह से फ्रांस में आ गया, इन सारी रीजंस की वजह से फ्रांस में क्या आया? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्या आ गया बेटा? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सो दीज आर द रीजन फॉर द सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। क्लियर? ये था हमारा एक टॉपिक आज का। सेकंड है हमारा टॉपिक ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया फ्रांस में, फ्रांस परेशान हो गया, इस चीज़ से परेशान हुए पुअर एंड द मिडिल क्लास पर्सन्स। अब बच्चा, मिडिल क्लास पर्सन्स परेशान जब हुआ तो उसमें जो है वो मिडिल क्लास पर्सन एक ग्रोइंग एज में आए। ग्रोइंग का मतलब है दे हैव टू बी फाइंड आउट द सिचुएशन, दे ओवरकम द सिचुएशन नाउ। उन्होंने कोशिश करी कि हम कैसे जो है सिचुएशन को अब अंडर कंट्रोल करें, क्योंकि अब जो था वो बहुत प्रॉब्लम उन्होंने फेस कर चुके थे, बहुत सारी प्रॉब्लम को वो देख रहे थे, फेस कर रहे थे, और वो अब चेंजेस लाना चाहते थे। तो उसके लिए एक मिडिल क्लास जो है वो ऊपर आती, क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसी क्लास थी, मिडिल क्लास की पर्सन जो वो भी टैक्सेस पे कर रहे थे। तो इसमें जो थे वो आपके मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटेड पर्सन्स, एजुकेटेड पर्सन जितने भी थे, फिलोसफर, ये सारे लोग इसमें आ रहे थे। ठीक है, और ये जो पर्सन्स थे वो यहाँ पे चेंज लाने वाले पर्सन्स थे फ्रांस में। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे पढ़े लिखे लोग, सारे के सारे लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जिनको पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जा सकता है, कैसे ये सारी सिचुएशन के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन लोगों ने जो है कुछ ना कुछ प्लानिंग करी, और इनमें सबसे अहम रोल था आपका। लेकिन इससे पहले ये लोग क्या बोलना चाहते थे? इन सब लोगों का, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था फ्रांस से कि व्हाई यू गिव द प्रिविलेज टू माय बर्थ। क्यों आप प्रिविलेज दे रहे हो? प्रिविलेज का मतलब है किसी को आप बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रहे हो, किसी को आप पूछ ही नहीं रहे हो अपनी कंट्री में। ये बहुत गलत बात है, आप किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और वो थे आपके क्लर्जी और नोबेलिटी। बाय बर्थ ही उनको हर फैसिलिटीज़ मिल जाती थी, और जो बच्चा आपके थर्ड स्टेट में पैदा होगा वो उतना ही बोझ तले हो जाता था। उसको पता था कि उसका जन्म लेना इस सोसाइटी में, इस स्टेट में जन्म लेने का मतलब है कि पूरी उम्र बैठ के वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस ही भरेगा गवर्नमेंट के। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज था, जो मिडिल क्लास थी वो बिल्कुल अगेंस्ट थी। दे डोंट वांट कि किसी भी पर्सन को बाय बर्थ ही आप प्रिविलेज दे दो,
प्रिविलेज दे दो, आप सारी फैसिलिटीज दे दो उसको, वो बैठ के खा रहे हैं आराम से, लेकिन हम मेहनत भी कर रहे हैं और टैक्सेस भी भर रहे हैं, तो ये इनको मंजूर नहीं था। किसको? मिडिल क्लास को। इनमें जो फिलोसफर्स थे दे प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने क्या किया बेटा, पहले फिलोसफर्स के नेम आपको पता होने चाहिए, जॉन लॉके, जीन जैक्विस रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। ये थे 3 हमारे मेन फिलोसफर्स। इन्होंने जो है अपनी बुक्स लिखी, लोगों को अवेयर किया कि आप जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी चीज़ों को सुधार सकते हो, क्योंकि ये सारे एजुकेटेड पर्सन थे, फिलोसफर थे। तो इन्होंने जो है बुक्स लिखी, द 2 ट्रिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल कॉन्टेक्ट, स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करी। जॉन लॉके था, दे हैव टू बी बॉर्न। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि ये मोनार्की सिस्टम का एंड हो जाए हमारी सोसाइटी से। अब मोनार्की सिस्टम क्या होता है कि पावर सिर्फ एक पर्सन के हाथ में है, और वो था आपका कौन? वो थे आपके लुई 16। वो चाहते थे कि आप जब एक पर्सन को ही सारी पावर्स दे दोगे तो वो उसका गलत जो है वो यूज़ करेगा, और वैसे ही आपका लुई 16 कर रहे। तो ये मोनार्की सिस्टम का एंड हो जाना चाहिए हमारी सोसाइटी से। जॉके रोस्यू थे, उन्होंने क्या बोला? उनका ये मानना था कि जो है लोगों को एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए। लोग जो है देश के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, वो गवर्नमेंट को चुने, तब आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपकी बात सुनेगी। लेकिन जब लोग ही रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम आती ही आती है। तो उन्होंने जोर दिया, उन्होंने किस बात पे जोर दिया? उन्होंने जोर दिया कि पीपल एज अ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए किसी भी कंट्री। और मॉन्टेस्क्यू ने तो एक बहुत ही ज़बरदस्त जो था वो एक ऐसा बेटा आप बोल सकते हो लेसन दिया है पूरी कंट्री को, कि उन्होंने ये बोला कि स्पिरिट ऑफ लॉ, उनकी जो बुक थी उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया कि लोगों की गवर्नमेंट को जो है वो अपनी पावर्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट देनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पावर्स इन सबको बराबर दी जाएंगी तब हमारा कंट्री जो है वो अच्छे से रन करेगा। क्योंकि लेजिस्लेटिव वो है जो आपके कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव वो है जो आपके कानून को पास करता है, और जुडिशरी वो है जो आपके कानूनों को जो है वो लागू करता है लोगों के ऊपर। तो अगर ये तीनों के तीनों जो हैं गवर्नमेंट जो है इनको इनकी पावर्स देती है तो ये लोगों के हित में ही काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ा लेसन दे के गए हैं जिसको आगे कंट्रीज ने, हर एक कंट्री ने अडॉप्ट किया जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है। तो मॉन्टेस्क्यू गिव द स्पिरिट ऑफ लॉ कि इसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट को अपनी पावर्स को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो थी वो बात थी ग्रोइंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो थी वो चाहती थी किसी भी तरीके से लोगों को एजुकेट किया जाए। जब इन्होंने सबने मिल करके अपनी बुक्स में, न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है, स्लोगन लिख करके लोगों को जो है वो एजुकेट करने की कोशिश करी, लोगों में स्प्रेड कर दिया ये वाली बात कि आप जो है अपनी कंट्री को कैसे अच्छा बना सकते हो, आप कैसे ये जो मोनार्की सिस्टम है इसको हटा सकते हो। तो लोगों ने इनकी बुक्स को पढ़ा, इंस्पायर हुए, लोगों ने जगह जगह पे कॉफ़ी शॉप पे जाके मीटिंग्स करने लगे। जो लोग कभी बुक्स नहीं पढ़ते थे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, उन्होंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर? पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर जो वो एक इम्पैक्ट बनने लगा। लोगों के बीच में बातें होने लगी कि यस वी कैन चेंज। ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं ला सकते हैं, हम चेंज ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में। ठीक है, सो इट वाज द, आप ये बोल सकते हो कि ये जो था वो एक नई होप थी फ्रांस के अंदर, और वो होप पैदा करी वहाँ के एजुकेटेड पर्सन, वहाँ के मिडिल क्लास ने, जो कि अपलिफ्ट करके ऊपर आए और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करी, लोगों को बताने की कोशिश करी, अपनी किताबों के थ्रू, अपने न्यूज़पेपर के थ्रू, स्लोगन लिख करके, लोगों को इंस्पायर करके, मीटिंग्स करके लोगों को अपने विचार जो है वो पहुंचाने की कोशिश करी। तो ये था आज के 2 टॉपिक। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस और सेकेंड इज ग्रोइंग मिडिल क्लास। क्या रोल था मिडिल क्लास का, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो।
Thank you so much for watching.